बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आपने वीकेंड पे बसंत को भरपूर तरीके से एंजॉय किया होगा। जनाब, क्या फेस्टिवल रहा है 3 दिन, और कल इनफैक्ट रात 12 बजे ये फेस्टिवल ख़त्म होना था, लेकिन जो सीएम पंजाब है मरियम नवाज साहिबा ने, उन्होंने इस फेस्टिवल को, इसका टाइम जो है 12 बजे से ऑनवर्ड्स 5 बजे तक कर दिया, क्योंकि लाहौरियों ने इतने जोशो खरोश से बसंत मनाई कि वैसे मैं तो खुद इमेजिन नहीं करी थी कि जितनी फेस्टिविटी देखने को मिल रही है। इवन थर्सडे नाइट से जो बसंत के मामला शुरू हुए वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। और इनफैक्ट कल हम मोटरवे के भी कुछ मनाजिर देख रहे थे जहाँ पर इवन एंट्री पॉइंट्स जो थे लाहौर के वो खासे ब्लॉक्ड थे और लोगों को बड़ी इस मामले में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जो लाहौर आना चाह रहे थे दीगर शहरों से उनको काफ़ी वेट भी करना पड़ा। इवन फ़्लाइट्स के बहुत सारे इश्यूज़ रहे कि जिन लोगों ने ट्रैवल करना था, इवन दूसरे डोमेस्टिक फ़्लाइट्स लेनी थी, उनकी फ़्लाइट्स बड़ी बैक टू बैक कैंसिल हुई क्योंकि एयरपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रश था। सो आई बिलीव कि फेस्टिवल को जितने भरपूर अंदाज में सब लोगों ने सेलिब्रेट किया वो काबिल तहसीन भी था और खैर आफियत से हो गया जी। बड़े एहसन तरीके से सारी चीज़ को मैनेज किया गया। जो मुख्तलिफ इलाकों में जो इंतज़ामात थे, पुलिस से लेकर जो सेफ सिटी है, एवरी सिंगल पर्सन, सब ने अपनी ज़िम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभाया। एंड आई बिलीव कि ये फेस्टिवल जितना लाहौरियों ने एंजॉय किया, आई होप एंड आई प्रे कि अगले साल भी इसी इंतज़ामात के साथ, बल्कि इनफैक्ट इससे बेहतर इंतज़ामात के साथ, सेफ्टी मेजर्स के साथ ये पूरे पंजाब तक एक्सपैंड हो और पूरा पंजाब इस चीज़ को एक्सपीरियंस करे। सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि इनफैक्ट पूरे मुल्क में हो। लेकिन आई बिलीव हम पंजाब के हवाले से इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने अगर लाहौर को इतने अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हुए देखा है। सो ये सूरत हाल थी जी बसंत की। और आगे बढ़ते हैं। अब एक और फेस्टिविटी है, वो है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। लाहौर में जी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुतवक्के मैच है, इसके बायकॉट से मुतल्लिक अहम मुज़ाकरात इख्तिताम पजीर हो गए, जिसके बाद आइंदा 24 घंटों में किसी बड़े ब्रेक थ्रू का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आईसीसी की जानिब से जी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच खेलने पर आमादा करने की कोशिशें जारी हैं और इसी सिलसिले में आईसीसी के जो डेप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के दरमियान लाहौर में 5 घंटे से ज़्यादा तवील मुलाकात हुई, जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो सदर है अमीनुल इस्लाम वो भी शरीक थे। ज़राए के मुताबिक जी मुज़ाकरात में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का जो मरकज़ी फोकस था वो बांग्लादेश के साथ होने वाली ज़्यादती के ज़ाले पर आ, जबकि आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो तजावीज़ का तबादला भी हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने बाहमी राबताकार के तौर पर एक किरदार भी अदा किया। इतलात ये है कि जी आईसीसी ने बांग्लादेश के तहफ़्फ़ुज़ात पर मस्बत रद्द-ए-अमल देते हुए एक फार्मूला तैयार कर लिया है, जिसकी हतमी मंजूरी के लिए आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान दोबारा राबता मुतवक्के है। इस तमाम तर सूरत हाल में ये हकीकत भी समहाव कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच है ना होने की सूरत में आईसीसी को भारी माली नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। सो अब देखते हैं जी ये मुमकिन ब्रेक थ्रू क्या होगा, इस पर तज्जिया लेंगे। शमशेर न्याजी हमारे साथ मौजूद है। शमशेर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। क्रिकेट पे बात करने से पहले बताएं बसंत कैसी गुजरी आपकी? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बसंत तो बहुत अच्छी गुजरी और मतलब कि बड़े मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये उस लेवल की फेस्टिविटी हो जाएगी, मतलब कि जिस तरह नॉर्मल लोगों ने सोची थी। और ओवरऑल मजा आया। हम तो जरा पुराने ख्यालात के हैं, तो हम जरा पुराने तरीके से पसंद हमने मनाई है। जरा अंदरून जाके छतों पे चढ़ के हमने कोई बैंड बाजा नहीं किया, बस हमने जरा वो जो पुरानी ओल्ड जो बसंत थी उस तरह हमने उनको मनाने की कोशिश की। अपने जमाने के बहुत बड़े हम भी बसंत के फनकार रह चुके हुए हैं, तो इन चीजों का आप तो ऐसे बात, वैसे तो हम सब अब उसी जमाने के फनकार हैं, क्योंकि 18 साल बाद है, तो आप कहते हुए भी हमें वो थोड़ी आर महसूस नहीं होती कि अच्छा उस जमाने में बसंत मनाते थे, क्योंकि वाकई जमाने गुजर गए बसंत मनाते हुए। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि बसंत जो है बड़ी कंट्रोल्ड बनाई गई है। मुझे बड़ी मतलब चांसेस बहुत ढेर सारे थे कि अल्लाह माफी दे कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, लेकिन एज सच बसंत कामयाबी से हो गई है।
ठीक है, कुछ लोग मेरी बात से एग्री नहीं कर रहे होंगे, कुछ लोगों को पसंद नहीं पसंद, आई नो, अपनी अपनी पसंद की बात है। इट्स अ फेस्टिविटी। इट्स जस्ट लाइक, मतलब कोई इवेंट हो रहा है आपके मुल्क में, कई लोगों को पसंद आ रहा है, कई लोगों को नहीं पसंद आ रहा। कदावी स्टेडियम में जब मैच होता है तो कोई लोगों को होता है कि यार रास्ते क्यों बंद है, लेकिन कुछ लोग होते हैं बेशक रास्ते बंद हो, हम मैच देखने जाएंगे। तो एतराज जो होते हैं वो हर जगह होते हर हैं। जगह सो होते हैं। एंजॉय करना चाहिए एहतियात में रह के, दैट्स इट। बाकी एंजॉय तो बहुत किया। बिल्कुल एंजॉय तो बहुत किया। अच्छा जी, आप ज़रा ये जो T20 वर्ल्ड कप में एज यूजुअल इंडिया ने किसी बड़े टूर्नामेंट के अंदर जो ये अपना एक मसला क्रिएट करना होता है, एज यूजुअल उन्होंने किया है। और अब ये इस पे कुछ आईसीसी को भी थोड़ी टेंशन हुई है कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हुआ तो क्या होगा। लेकिन ये जो आज 24 आवर्स के अंदर एक्सपेक्टेड है कि कोई ब्रेक थ्रू होगा इस सारी मुज़ाकरात का या मीटिंग का जो कल हुई है मोहसिन नकवी साहब की और आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की। देखें, आईसीसी के जो डिप्टी चेयरमैन है वो ऑल द वे पाकिस्तान आए हैं। 5 घंटे की मीटिंग हुई है दो बोर्ड्स के चेयरमैन के माबैन, और तीनों ने सर जोड़ के बैठे हैं और उन्होंने कोई तो बात की होगी। हम्म। ब्रेक थ्रू वाकई एक्सपेक्टेड है। अगर आईसीसी के जो डिप्टी चेयरमैन है वो ऑल द वे ट्रेवल कर सकते हैं, मोहसिन नकवी के पास आके उनसे बात कर सकते हैं, तो देर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन। ये एक चीज का एक वो है, इशारा है कि कुछ होगा। देखिए, नुकसान तो अल्टीमेटली है। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता तो वो ब्रॉडकास्टर्स का भी नुकसान है, स्पॉन्सर्स का भी नुकसान है, लोगों ने प्लानिंग की होती है, आईसीसी का अपना बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान अपनी अपनी जगह हर किसी का भी है। किसी हद तक इंडियन क्रिकेट बोर्ड का भी नुकसान है, किसी हद तक आईसीसी का भी नुकसान है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी नुकसान है। लेकिन बात यह है कि अब उन्होंने ऑल द वे ट्रेवल करके वो पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने इनसे मीटिंग की है, 5 घंटे की उनकी लंबी मीटिंग है। तो कुछ पॉजिटिविटी मुझे नजर आती है कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच आपको ये दोनों टीमें खेलते हुए ग्राउंड में नजर आए। क्योंकि मेरे ख्याल से जो आईसीसी के जो डिप्टी चेयरमैन है उन्होंने आके यही बात की होगी कि यार देखें, इवेंट को इवेंट रहने दें, इट्स अ वर्ल्ड स्टेज इवेंट, तो इसको मजीद जो है पोलिटिसाइज ना करें, तो लेट्स प्ले अ गेम। लेकिन ये एक परमानेंट हल नहीं है। मतलब आज T20 वर्ल्ड कप में आप मैच खेलेंगे, कल को एशिया कप आ गया, कल को दूसरा आईसीसी 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप आ गया, कल को कोई इवेंट आ गया, पाकिस्तान इंडिया की वैसी कोई सीरीज आपस में होती नहीं है, तो उनका क्या आपके पास जवाब है, या उनके लिए क्या हल है? तो लेट्स सी। मतलब जो आसार यही हैं, जैसे वो आपका होता है ना कि आपके रिश्तेदार नाराज होते हैं तो बड़े मामू आते हैं मनाने के लिए कि बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये उस किस्म की ही सिचुएशन है कि आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन आए हैं, बांग्लादेश के बोर्ड के चेयरमैन आए हैं, उन्होंने आके सर जोड़ के बैठे हैं, बात की है, कोई फैसला आया होगा, कुछ उनकी मानी होगी, कुछ हमारी मानी होगी। तो इंशाल्लाह आप आज के दिन कर लें या कल के दिन में कर लें, इन कपल ऑफ डेज आपको कुछ पॉजिटिव देखने को नजर आएगा, और आना भी चाहिए। लेट्स प्ले अ गेम। मैं तो ये कहता हूँ स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दें। ग्राउंड में जाते हैं, खेलते हैं, हार जीत चलो अपनी एक जगह है, वो एक अपना एक रोल है, लेकिन नुकसान ना करें इवेंट का, अपना भी नुकसान ना करें, इवेंट का भी नुकसान ना करें, और क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें। मैं तो ये कहूंगा। बाकी अल्लाह खैर करे, देखते हैं। न्यूज का है, मेरी जो बात है उसके अगेंस्ट भी न्यूज आ सकती है, लेकिन जो इशारा जो है वो यही है कि किसी को घर पे आके मनाना होता है तो वो जरा पॉजिटिव साइड पे चीज जाती है कि यार चलो रहने दो, कोई बात नहीं। तो लेट्स सी, देखते हैं। आज का दिन और कल का दिन बड़ा क्रूशल है। लेकिन शमशेर, अब मसला ये है ना कि यहाँ पे मनाने के चक्कर में अब मना के पाकिस्तान अगर बिल फर्ज हम एक चीज़ करते हैं कि आप मान गए और आपने खेलना करके बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती हुई आपने उसको रजिस्टर करा दिया, लेकिन अब हमने लास्ट टाइम चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा कि इंडिया के साथ मैच था, क्या तमाशे लग रहे थे, हाथ नहीं मिला रहे, ड्रेसिंग रूम में जा रहे हैं, हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। मतलब जो आपने एक बुरी रवायत, जितनी आप रवायत बना सकते थे, ट्रेंड कर सकते थे, आपने वो किया है माजी के अंदर। और ऐसा नहीं है, एक तरफ आप पाकिस्तान से मैच खेलने के लिए डेस्परेट हैं और दूसरी तरफ आप वहाँ पर ऐसी जो कह लें अनएथिकल हरकतें करते हैं जो कि इंटरनेशनली भी आपकी सुबकी होती है और आप एक क्रिकेटिंग स्पिरिट को भी समहाउ डैमेज कर रहे होते हैं। अरमला देखें, मेरे ख्याल से क्रिकेटिंग एथिक्स पे लाजमी बात हुई होगी। मोहसिन नकवी ने अपने पॉइंट्स दिए होंगे ये वाले, यकीनन इतनी तवील मीटिंग में कि देखें, क्रिकेट टीम आपस में हाथ नहीं मिला रही, एशिया कप में ट्रॉफी नहीं लेनी, फिर बाद में क्लेम करना कि ट्रॉफी हमारी है। मतलब चीजों को खराब करना, ऑब्वियस सी बात है। इन टॉपिक्स पे भी बात हुई होगी। कोई मोहसिन नकवी ने अपने भी कोई पॉइंट्स रखे होंगे, उन्होंने भी कोई पॉइंट्स रखे होंगे, और कोई फैसला हुआ होगा, और इन चीजों पे बात होनी चाहिए। मोहसिन नकवी को इन चीजों पे इन्होंने पहले भी स्टैंड लिया, जो कि अच्छी बात है। अब भी वो स्टैंड लें और वो कहें कि यार ये चीजें गलत हैं, कि मतलब आपको एक ट्रॉफी पेश की जा रही है, आप ट्रॉफी नहीं ले रहे, हाथ नहीं मिलाने,
और पता नहीं ऐसा क्या है, मतलब कि अब आजकल के जमाने में क्या 2004-5 में जब इंडिया पाकिस्तान की सीरीज होती थी उनसे डेंजरस सीरीज हो रही है आजकल कोई, या आजकल के मुकाबले कुछ ज्यादा बड़े हैं उस जमाने के मुकाबलों से। अगर आप पीछे जाके देखें, मैं आजकल के लोगों जो नई नई क्रिकेट देखना स्टार्ट हुए या शौक रखते हैं, वो अगर आप 1999 से ऑनवर्ड 2006-7 तक की पाकिस्तान इंडिया की सीरीज देखें, वो वो सीरीज आपको आपको वो बताएंगी कि वहां दुश्मनी आपको नजर आती थी, लेकिन ग्राउंड में, ग्राउंड से बाहर नहीं। हाथ मिलाते थे, हंसते थे, सब कुछ होता था, अच्छे नोट्स पे सबने रिटायरमेंट ली। लेकिन आजकल के जमाने में आई डोंट नो, ये बहुत ज्यादा ये खराबी आ रही है क्रिकेट के अंदर। और स्टैंड लेना चाहिए। मोहसिन नकवी को मैं इस जगह पे जो है वो बड़ा करता हूँ, सपोर्ट देता हूँ कि उनको स्टैंड लेना चाहिए अपने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ये वही बात होगी ना, आप किसी को दबाएं दबाएं दबाएं, वो दबता जाए, क्यों दबे वो अपने पॉइंट्स रखे कि यार ये हमारी भी बेइज्जती है, उनकी भी बेइज्जती है कि ग्राउंड में हाथ नहीं मिलाना। अब हाथ मिलाना इतना बड़ा इशू बन चुका हुआ है। अब सोचें, अगर हाथ मिलाना इतना बड़ा इशू है, तो सोचें क्रिकेट में एक किसी को ग्रीट करना, मीटअप करना कितनी बड़ी अहमियत रखती है वर्ल्ड स्टेज पे जाके। इन चीजों को पॉइंट आउट कोई नहीं कर रहा, लेकिन ये एक बात है। तो मोहसिन नकवी साहब ने अपने पॉइंट्स रखे होंगे। इन फ्यूचर देखते हैं इन चीजों पे किस हद तक आईसीसी एक्शन लेती है। लेना भी चाहिए, आईसीसी को वार्न करना चाहिए, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी, किसी हद तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी वार्न करना चाहिए। मतलब दोनों में बजाय लड़ाई फैलने के, उनको चाहिए कि वो लड़ाई खत्म करें और क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें। ना करवाएं हमारी सीरीज आप इंडिया के अगेंस्ट, ना कराएं हमारी आप ओडीआई सीरीज, T20 सीरीज किसी न्यूट्रल वेन्यू पे ना करवाएं। आप एटलीस्ट इवेंट्स में इंसानों की तरह खेलें और इंसानों की तरह आए और अच्छा इवेंट क्रिएट करें। क्योंकि देखें, मदर ऑफ ऑल मैचेस इज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये हम कौम भी जानते हैं। तो इसको मदर ऑफ ऑल मैचेस रहने दें, बजाय इसका मजा आप ना खराब करें। बिल्कुल ठीक है, इसका मज़ा ना ख़राब करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें शमशेर, पाकिस्तान का पहला मैच भी हुआ है। मैंने चूँकि उतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया, एंड आई बिलीव आपने मैच को देखा होगा। फ़हीम अशरफ के हवाले से बड़ी बात हो रही थी कि गेम चेंजर साबित हुए वो। मैं चाहूँगी ज़रा आप इस पर तज्ज़िया दें पाकिस्तान के पहले मैच के ऊपर जो हुआ है नीदरलैंड्स के अगेंस्ट। देखें, फहीम अशरफ राणा जी वंस अगेन द सेवियर गाय, हमें आज उस दिन मैच में बचा गए वो। बहुत अच्छी बॉलिंग की पाकिस्तान ने, जो वर्ल्ड कप लेवल पे जो बॉलिंग और फील्डिंग करनी चाहिए पाकिस्तान ने, वो परफॉर्मेंस दी। हमारे बॉलर्स फॉर्म में, आपके लास्ट शो में मैंने कहा था कि स्पिनर्स काम आएंगे। आपको स्पिनर्स ने विकेट्स लेके दिए हैं, आपको फास्ट बॉलर्स ने विकेट्स लेके दिए हैं, आपका बॉलिंग बहुत अच्छी थी। मतलब 150 160 जो स्कोर है वो T20 में कोई ज्यादा चेजेबल स्कोर नहीं है, मतलब इजीली चेज किया जा सकता है आजकल के जमाने में जितनी क्रिकेट तेज हो गई है। लेकिन जब बैटिंग साइड पे आते हैं तो फौरन जो है आप लड़खड़ाने लग जाते हैं, आपकी बैटिंग डिस्टर्ब हो जाती है। बाबर आजम वही 25 गेंदों पे 25 रन, थोड़ा सा देखना चाहिए। वर्ल्ड कप में आप खेल रहे हैं, ठीक है, आई नो मैं इस चीज का मार्जिन देता हूँ, मैं किसी को बुरा अच्छा नहीं कहूंगा, मैं बेसिकली क्या करना चाहिए उस पर बात करना चाह रहा हूँ। कि आप देखें, इस टीम को चाहिए था कि थोड़े अच्छे रन रेट से मैच जीती। इन फ्यूचर कल को आपके ग्रुप में कोई मसला पैदा होता कि यार यार कौन क्वालिफाई कर रहा है, कौन क्वालिफाई नहीं कर रहा, उधर रन रेट आपका काम आता। आपके पास एक अच्छा चांस था, वर्ल्ड कप ओपनर में आपको एक चांस मिला कि आप 12-13 ओवर में ये मैच निपटा सकते थे। जिस तरह कल आपको न्यूजीलैंड ने जो अफगानिस्तान को जिस तरह फेंटा मारा है, वो उस तरह मैच खत्म करके दिया। उस तरह पाकिस्तान भी कर सकता था, लेकिन आई डोंट नो, एक वर्ल्ड कप का प्रेशर होता है, नए नए वेन्यू का प्रेशर होता है, लोगों का प्रेशर होता है, बिल्कुल होता है। वो चीजें भी साथ चलती हैं। लेकिन देन अगेन आप लोग प्रोफेशनल हैं, थोड़ा सा जरा बहादुरी के साथ, थोड़ा जरा ब्रेवरी के साथ क्रिकेट खेलें। वर्ल्ड कप है, इस तरह के चांसेस बहुत कम प्लेयरों को मिलते हैं। दे आर वेरी लकी के ये दो दो तीसरे तीसरे आईसीसी के इवेंट्स खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस है, मैं पहले मैच में सेटिस्फाई नहीं हूँ, बट आई वांट गिव देम अनदर चांस कि ये लोग परफॉर्म करें। बॉलिंग साइड आपकी बहुत अटैकिंग है, अच्छी है, हमेशा से रही है। पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी रही है। बैटिंग जो है थोड़ी सी टेल एंडर जो है काम आ रहे हैं, लेकिन जो मेन बैटर जिनको टीम में किसी वजह से इंक्लूड किया गया है, फखर जमान हो गए, साइम अयूब हो गए, बाबर आजम हो गए, इनसे स्कोर चाहिए। ये स्कोर करेंगे तो हम लोग जो है ये कोई अच्छा रन पोस्ट कर सकेंगे या अच्छा रन चेस कर सकेंगे। बट देन अगेन पाकिस्तान टीम को बैक करेंगे और वर्ल्ड कप में है वो लोग, इनको एतराज का निशाना नहीं बनाएंगे। लेट्स सी, अगला मैच आपका यूएसए के साथ है, यूएसए बड़ा के साथ इंपॉर्टेंट है। मैच है। आप यूएसए से पिछला मैच हारे हुए हैं या 2024 वाले T20 वर्ल्ड कप में, और यूएसए की परफॉर्मेंस आपने इंडिया के अगेंस्ट देख ही ली। अगर आपने वो मैच नहीं देखा, जरूर उसकी हाईलाइट्स निकाल के देखें। ओ हो, मतलब इंडिया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गया था यूएसए के हाथों, अगर उनके 2-3 प्लेयर जो इंजर्ड होते हैं। बट यूएसए आपको टफ टाइम देने वाला है। यूएसए टफ टाइम देने वाला है। थैंक यू वेरी मच शमशेर, बहुत शुक्रिया आपका। शमशेर नियाज़ी हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। मैच के ऊपर और जो पीसीबी की मीटिंग हुई है उसके हवाले से बात कर रहे थे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। वैसे तो हम ईद की 3 रोज़ा तकरीबात कहते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी हो उसकी कहते हैं 3 रोज़ा तकरीबात, लेकिन अब चूंकि बसंत दोबारा से रिवाइव हो गई है तो कुछ घंटे पहले जी लाहौर में बसंत की जो 3 रोज़ा तकरीबात हैं बिल्कुल अपने इख्तिताम को पहुंची हैं। लाहौरियों ने अपनी तारीख़ी रवायत को बरकरार रखते हुए बसंत को सेलिब्रेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सख्त हिफाजती SOPs हो, मौसर निगरानी हो, शहरियों की जो कहा जाए कि रिस्पॉन्सिबल जो रवैया था उसने बसंत को समहाउ एक सेफ और खुशियों से भरपूर एक फेस्टिवल बनाया। शहर भर में जी आपको पतंगें नज़र आई, लोग बड़े एक्साइटेड थे, लाहौरियों ने भरपूर शिरकत की और इस त्यौहार को लाजवाब बनाया। बसंत के हवाले से अगर हम बात करें तो बच्चे बड़े बूढ़े सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। छतों पर निकले, हमने छतों की, पतंगों की कीमतें और ये सारी चीज़ें डिस्कस की। पेचे लड़ाने के हवाले से नारे आपको लगे और ढोल तो हर जगह ही नज़र आया जी। लाहौरियों ने जिस एक्सट्रीम पे जाके इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया है, सिर्फ मकामी जो शहरी थे उन्होंने नहीं बल्कि बैरूने मुल्क से आने वाले लोग हों, दीगर शहरी जो शहरों से आने वाले लोग हों, हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव्स हों, मशहूर शख्सियात हों, इस जश्न का हिस्सा बने और सब ने इस त्यौहार को भरपूर सेलिब्रेट किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने जी उनकी क़यादत में सेफ़ बसंत का जो कामयाब मॉडल है अब सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि दीगर शहरों में भी फैलने की उम्मीद है। अब इस पे मैंने आपको जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि इख्तिताम होने से चंद घंटे कबल जो CM पंजाब है उन्होंने अनाउंस किया कि सुबह 5 बजे तक आप जो लाहौरी हैं वो बसंत मना सकेंगे। इसका टाइम एक्सटेंड हुआ जिस पे डबल खुशी का इजहार हुआ। अब बसंत कैसी गुजरी और ये जो मॉडल हमने जो ट्रेंड सेट हुआ है दोबारा से, ये आइंदा आने वाले दिनों में, सालों में कितना इसको एक्सपैंड करने का प्लान है, ब्यूरो चीफ लाहौर अदनान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच। बसंत हम पहले बात करते रहे, बड़ी एक्टिविटी होगी, ऐसे SOPs होंगे, खैर आफियत से हो गया जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं 3-4 और 3-4 तकरीबन 77 आवर्स में। और जैसा कि आपने बताया कि 3 रोज़ा तकरीबात थी तो ईद अल अज़हा की भी 3 रोज़ा तकरीबात होती हैं। और जिस तरह वहाँ बकरों के रेट्स, जानवरों के रेट्स होते हैं, इसी तरह ये गुड्डों और डोर के भी रेट्स हैं। जब 1 फरवरी को इन्होंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त छोटा तावा जो था वो 300 रुपये पर हेड था, 1.5 तावा जो था वो 400 प्लस था। लेकिन जो बसंत करीब आती गई उनके रेट्स में इजाफा होता गया। अब 2 गोट का पिन्ना जो है वो तकरीबन 40,000 तक पहुंचा है। लेकिन इतवार वाले दिन उसकी कीमत कम हो गई थी क्योंकि उसके बाद फिर पाबंदी लग जानी थी। तो लोगों ने कहा कि जितना स्टॉक है, माल है, वो सारा निकालो। वो सस्ते दामों में बिका है। और उसके साथ साथ जो लुटेरे थे उन्होंने भी जो अपनी गुड्डियाँ, डोर वगैरह कोई थी लूटी हुई थी, वो भी उन्होंने सेल करना शुरू कर दी और उन्होंने भी उससे हज़ारों रुपये कमाए। तो जिस तरह गवर्नमेंट का ये कहना है कि उन्होंने रोज़गार को जनरेट किया, रोज़गार तो वाकई जनरेट हुआ है। तकरीबन कोई 4 से 5 अरब रुपए का ये टेन्योर था सारा, ये जो है 4 से 5 अरब रुपए का, ये एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक एक बताया जा रहा है। लेकिन आजकल में फिगर मजीद आ जाएंगी। मिल जाएंगे। और दूसरा जो है, आपने कहा कि लाहौरियों को खुशी बड़ी हुई। देखें, जब इंसान को फौरी तौर पे तनख्वाह मिलती है बड़ा खुश होता है। हाँ। और साथ जब 5 घंटे का वाला बोनस भी मिल जाए तो उनकी खुशी दोबाला हो जाती है। ओवर टाइम मिला है इनको। ओवर टाइम मिला है 5 घंटे का जो है। हालांकि कुछ जो हमने लाहौरियों से बात की वो थक चुके थे कि यार वो 3 साढ़े इतनी बहुत लंबा हो गया टेन्योर, और जितना उसका शॉर्ट स्पैन रहता उतने ज़्यादा खुश होते। लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटेट किया लाहौरियों को वो बड़ा खूबसूरत तरीके से किया है। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की ये स्ट्रेटजी जो है वो कामयाब रही है, और पार्टिकुलरली मरीम नवाज शरीफ साहिबा की। Absolutely. उन्होंने लाहौर के अवाम को बड़ा 20 साल बाद एक तोहफ़ा दिया है, फैसिलिटेट किया है और उन लोगों को इंटरटेनमेंट का मौका दिया है। लेकिन साथ ही उन्होंने एक डंडा भी पकड़ा हुआ था कानून की शक्ल में कि जो इसकी वायलेशन करेगा उसको सज़ा भी मिलेगी। और मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने बड़े मुहब्बे वतन शहरी होने का सबूत दिया है, और लाहौरिये वैसे ही जिंदा दिलान है, कोई मौका खुशी का हाथ से जाने नहीं देते। तो उन्होंने मुकम्मल SOPs के साथ ये जो है बसंत के 3 रोज़ जो 77 आवर्स हैं ये गुजारे हैं। और किसी तरह की कोई इस तरह कोई तंदी शंदी ये वो इक्का दुक्का अगर कहीं केमिकल डोर पे चढ़ता रहा हो
तो वो अब इतना मान्यूटली जो है मॉनिटर करना नहीं था, लेकिन कानून बहरहाल एक्टिव था, पुलिस भी एक्टिव थी, कानून नाफिज करने वाले अदारे भी एक्टिव थे, और लोगों में एक खौफ का एहसास था कि अगर हमने कोई वायलेशन की तो हम पकड़े जाएंगे। दूसरा उन्हें ये भी डर था कि अगर वायलेशन हुई तो फिर हमें आइंदा के लिए ये बसंत नहीं मिलेगी। अच्छा, वायलेशन पे कोई गिरफ्तारियां हुई हैं मलिक साहब? चंद एक हुई हैं, लेकिन वो भी मेरा ख्याल है कि SOPs पे लोगों को छोड़ दिया जाएगा। वो इस तरह नहीं है, एक इंटरटेनमेंट है, खुशी का मौका है, और जो हमारी CM है वो बड़ी खुश हुई हैं, बिल्कुल, और उन्होंने लाहौरियों को अप्रिशिएट किया है, और उन्होंने ये वादा भी किया है कि आइंदा हर साल बसंत होगी। और मैं ये समझता हूँ कि ईद उल फितर के फ़ौरन बाद, अब रमज़ान चूँकि शुरू हो जाएगा, उसके फ़ौरन बाद दीगर शहरों के लिए भी इजाज़त दे दी जाएगी। अच्छा। जिनमें मेजर हमारे शहर है, रावलपिंडी है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, ये शेखुपुरा, कसूर है, यहाँ भी बड़े ज़ोर व शोर से होती थी। और जब कसूर में होती थी तो लाहौरिये वहाँ जाते थे, और अब चूँकि लाहौर में थी लिहाजा ये सारे लोग जो हैं मेरे भतीजे भांजे वहाँ से इस्लामाबाद से आए हुए थे पतंग हमें ये बनाने के पूछने वाली थी, हमने लाहौर के एंट्री पॉइंट्स भी बड़े जैम पैक देखे हैं, लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हुई है, घंटों घंटों लोग टोल प्लाजा के ऊपर खड़े रहे हैं। हाँ, वो लोग वो खड़े रहे हैं जो पतंगबाज थे वो छतों पे थे, और जो तमाशबीन थे, जो तमाशा देख रहे थे, रौनक देख रहे थे, वो सड़कों पे थे। सीधी सी बात, जिन्होंने नहीं करना था वो अपनी फैमिलीज को लेकर निकले हुए थे वैसे इंटरटेनमेंट के लिए। और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट जो थी वो टीनेजर्स में थी, क्योंकि 20 साल बाद उन्हें पता नहीं, हम उन्हें बातें सुनाते थे तो वो बड़े एक्साइटेड थे कि पता नहीं बसंत क्या होगी, पता नहीं गुड्डी उड़ाएंगे तो उसमें हमें क्या लुत्फ आएगा, क्या इंजॉय किस तरह करेंगे। वो इस दफ़ा उनकी भी ख्वाहिश पूरी हुई है, और अब वो भी मेरा ख्याल है एक्साइटेड होंगे कि आइंदा भी सालों में वो जब भी बसंत होगी, वो जवान हो चुके होंगे, उन्हें इजाज़त भी मिल चुकी होगी ऑफिशियली, तो वो हमारे वैसे भी एक रवायत है कि हम अपने बच्चों को, फैमिली को बड़ा इन्वॉल्व करते हैं। गुड्डी उड़ा ली तो अपने मतलब ख़वातीन को कहा कि आप ये पकड़ के देखें कैसी लग रही है, तो वो उन्होंने भी इंजॉय किया। जिस तरह आपने देखा TV चैनल्स पे कि अज़मा बुखारी साहबा जो है वो भी उड़ाती रही हैं, मरियम औरंगज़ेब साहबा उड़ाती रही हैं, हमज़ा शहबाज जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब है वो ख़ुद उड़ाते रहे हैं, और मरियम नवाज़ साहबा के जो बेटे हैं जुनेद वो भी उड़ाते रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ खुद भी देखते रहे हैं अपने दोस्तों, पुराने दोस्तों को इकट्ठा करके, तो वो भी देखते रहे हैं कि बसंत का क्या माहौल है। तो मेरा ख्याल है कि ये बसंत बहुत अच्छी तरीके से गुजरी है, और उस पर आवाम को जो फैसिलिटेट किया गया था, न सिर्फ पतंगबाजी में बल्कि उन्हें इंटरटेनमेंट का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया गया था, हर जगह सरकारी तौर पे भी। और आप ये देखें फॉरेनर जो हैं, अमेरिकन जो हैं, वो सारे आए, दूसरे सफ़ीर आए, उन्होंने दिल्ली गेट में बसंत मनाई, और बड़ा वहाँ माहौल बना हुआ था। हम खुद भी वहाँ गए थे, हमने वॉच किया, लेकिन पहले दिन 2 दिन तो हवा नहीं चली, और फिर जब हवा चली तो फिर गुड़ियाँ वो हुई हैं। हवा चली है जुमे की, अपना हफ्ते की रात को, और इतवार को, इतवार को बहुत हवा चली है जो पतंगबाजी के लिए मौजूद थी। हाँ, वरना तो बेचारे जो पतंगबाज में एक्सरसाइज ही करते रहे तुड़के लगा लगा के। तो ये बड़ा, और इसमें देखें इन्होंने फैसिलिटेट किया हुआ था बसों को, आवाम को, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट टोटली। उन्होंने तकरीबन हमारे यहाँ एक अंदाजे के मुताबिक ये 3 दिनों में 4 दिनों में जो बैरून मुल्क से आए हैं या दूसरे शहरों से आए हैं, तकरीबन 14 लाख के करीब लोग जो हैं वो लाहौर में उनकी एंट्री हुई है। 14 लाख लोगों की एंट्री हुई है। हाँ जी, हालांकि छुट्टी वाला दिन था, लाहौर को मतलब मुकम्मल छुट्टी दी गई थी, जुमा, हफ्ता, इतवार, और एक जुमेरात की पहले 5 फरवरी की आ गई थी कश्मीर डे की। तो लोगों ने 5 फरवरी को तो भरपूर शॉपिंग की है गुड्डी डोरों की, और ख़वातीन ने बड़े अच्छे मलबूसात भी, बसंती चोले पीले रंग के, वो सारे तैयारियां 3 दिन की उन्होंने मुसलसल तैयारियां की हुई थी। नाइट में उनके और लिबास होते थे, डे में उनके और लिबास होते थे। सही फेस्टिविटी रही है। अच्छा, अभी अब कुछ ये हमारे UK के जो एम्बेसडर हैं उनकी भी आ रही है, और कुछ बहुत अच्छी एक्टिविटीज और मलिक साहब फेस्टिवल्स भी बड़े गवर्नमेंट ने कराए हुए थे जगह जगह पे, कुछ प्राइवेट कंपनीज ने भी कराए हुए थे। बस एक सनहा इस्लामाबाद हुआ था, इसकी वजह से हफ्ते वाले दिन मनसूख कर दिए गए थे, और ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर किया था, ये कम्युनिटी के साथ भी और अपने मुल्क के अवाम के साथ भी। लेकिन उसके बाद फिर जो चूँकि सारा मैनेज था, तो फिर वो संडे को सब कुछ किया गया, दोबारा से रिवाइव उनको किया सबको जो है अमेरिकन को बुलाया गया, या दूसरे सफ़ीर जो थे हमारे मुल्क में, और इस्लामाबाद से पर्टिकुलरली उन्हें दावतें दी गई कि आप आएँ हमारे साथ इंजॉय करें।
और आपने देखा कि वो एंजॉय करते रहे हैं, जिससे दुनिया भर में पाकिस्तान का, खुसूसन पंजाब का एक सॉफ्ट इमेज गया है। एब्सोल्युटली, और ये बहुत अच्छा जेस्चर था, और इससे हमारे दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात में भी बेहतरी आएगी। हाँ, जो जाहिर है लोग आ रहे हैं, पीपल आर लविंग दीज सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल्स, और पार्टिसिपेशन अगर हर एक की है तो आई बिलीव कि अगर ये आइंदा सालों में कंटिन्यू किया जाएगा तो हमारे रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसी। आप ये देखिए कि हमारे टूरिज्म के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो हमारे एयर जो ट्रैवल था वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। लोग आए हैं, बैरून मुल्क से आए हैं, उन्होंने आके यहाँ पे एक्टिविटी किए। हमारे होटल्स थे वो तमाम बुक्स थे, गेस्ट हाउसेस सारे बुक थे, सरकारी रेस्ट हाउसेस बुक थे, और लोगों को जगह नहीं मिली। लेकिन बहरहाल कुछ आए जो नज़दीकी शहरों के, सारा दिन आए, एंजॉय किया, चले गए, या कुछ अपने यारों दोस्तों फैमिलीज़ के साथ यहाँ एंजॉय करते रहे। उनके यहाँ उन्होंने बसेरा किया हुआ था 3 दिन, और अच्छा एंजॉयमेंट थी, अच्छी एंजॉयमेंट चाहिए, एंड आई बिलीव ये एंजॉयमेंट होनी चाहिए लाहौरियों के लिए। आई एम ग्लैड कि हमने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर ज़रूर उसको मेक श्योर किया है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें जी। और इन द एंड एक बार फिर हम पंजाब हुकूमत की ज़रूर तारीफ़ करेंगे कि बड़े अच्छे से मैनेज किया गया ये सारा फेस्टिवल, लोगों को फैसिलिटेट करने से लेकर इंतज़ामात तक। और ये एक्टिविटी अगर हम 72 आवर्स आई बिलीव कंटिन्यू कर पाए नहीं जी, 77 आवर्स 72 तो ऑफिशियली था, फिर 5 एक्सटेंड हो गया का बोनस मिला था जो लाहौरियों को, बोनस मिला अच्छी कारकर्दगी पे। चले, अल्लाह करे कारकर्दगी हम कामयाबी से इसको जारी रखें, और ये जो 77 आवर्स अगर हमने इतने ऐसे तरीके से सब कुछ कर लिया है तो अल्लाह करे कि आइंदा सालों में हम इस तरह के फेस्टिवल्स और मिले। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। आजकल के दौर में कामयाबी सिर्फ ख्वाब देखने का नाम नहीं है, बल्कि एक मुस्तकिल कारकर्दगी हो, आपका डिसिप्लिन हो, और उससे रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो भी समहाउ इसी तरह से होते हैं। खेलों की दुनिया में जी ख़ास तौर पर रनिंग एक ऐसा मैदान है जहाँ सिर्फ मेहनत नहीं है, आपकी सही ट्रेनिंग होना, आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ होना, आपकी मेंटल हेल्थ का या मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी होता है। जब कोई पाकिस्तानी खातून बहुत कम अरसे में ना सिर्फ इंटरनेशनली मुकाबलों में हिस्सा ले बल्कि बार बार पोडियम पर खड़ी होती हुई नज़र आए और गिनीज़ रिकॉर्ड कायम करे, तो ये महज ज़ाती कामयाबी नहीं रहती बल्कि कौमी फ़ख्र भी बन जाती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी नायाब यासीन, जो कि एक मदर भी हैं, उनके 3 बच्चे हैं, जिन्होंने ना सिर्फ 2 से 3 साल में ख़ुद को एक कामयाब इंटरनेशनल रनर के तौर के ऊपर मनवाया है, बल्कि अब तक नायाब 17 बार पोडियम पे खड़ी हो चुकी हैं और 2 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। और हाल ही में उन्होंने एक रेस जीती है। इस रेस के बारे में भी हम जानेंगे और उनकी कामयाबियों के हवाले से भी जानेंगे, और सबसे बढ़कर इनके जो तीनों बच्चे हैं वो भी इन्हीं की तरह रनिंग करते हैं और उनके पास भी कई एजाज़ात मौजूद हैं। हम खुशामदीद कहेंगे नायाब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। हमें ज़रा अपना ये रनिंग वाला जो जर्नी है इसके हवाले से बताएं, कैसे शुरू हुआ, कब हुआ और अब तक कैसा चल रहा है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप ठीक हैं? जी जी। रनिंग का जो है सबसे पहला जो है मतलब ना मैंने शुरू किया था ना बच्चों ने शुरू किया था। ये जो शौक था ये मेरे हस्बैंड से मुझे और बच्चों में आया। सबसे पहली हाफ मैराथन जो है वो मेरे हस्बैंड ने की थी। स्कॉच प्लेयर है मेरे हस्बैंड, मोहम्मद यासीन अमजद। ओके। तो उन्होंने की, उसके बाद उनकी एक साइकिल रेस आई, उसमें वो गए हैं, ठीक है। उसके बाद वो आए हैं तो एक रेस थी, ये एक पाकिस्तान रोड रनर का एक ग्रुप था। उसमें ये था कि उन्होंने कहा कि बच्चों को कि एक रेस है, मैं आप लोगों को रनिंग में ना वैसे ही आप लोगों का चलो थोड़ा बहुत खेलते हो तो मैं आप लोगों को इस चीज में लेके जाऊँ। ये लोग गए एक रेस में, माशाल्लाह से दोनों बच्चों को जो है वो पोडियम आया। इसके बाद फिर ये था कि एक रेस में मैं इनके साथ गई हूँ, तो मैंने तो वैसे ही नॉर्मली एक रेस की थी, तो उसमें मेरा ये था कि पोडियम आ गया। उसके बाद से बस फिर ये कि वो शौक ऐसा है कि अब ये है कि बस लगातार ही जो है हम लोग कर रहे हैं, माशाल्लाह से बच्चे भी, मैं भी, सब हमारी पूरी फैमिली जो है वो। जी। तो इसकी ट्रेनिंग कैसे करती है नायाब? है वो हस्बैंड से हुआ था हमें। जी। तो आप ट्रेनिंग कैसी करती हैं बच्चों के साथ, और खुद भी आपने अपनी ट्रेनिंग के लिए कब से काम शुरू किया और कैसी ट्रेनिंग है आपकी अब तक की? ट्रेनिंग मेरी ये है कि पूरा दिन ये है कि कोई मैं मतलब कुछ ऐसा नहीं है, बस ये होता है रात का मैंने एक टाइम रखा हुआ है अपना और बच्चों का, 11 बजे से लेके तकरीबन 2 बजे तक
ये मेरा एक टाइम है जो 2-3 घंटे हैं, उसमें ये होता है कि मुझे रनिंग डेली कर। सैटरडे और संडे हमारी रेस होती है, वो टाइम वो 2 डेज होते हैं जिसमें मैं छोड़ देती हूँ। बाकी दिन हम लोगों का ये टाइम है 11 o'clock हमने जाना है और 2 o'clock वापस आना है, ये है। ओके, बाकी इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं। जी। जबरदस्त। तो अभी आपने रिसेंटली कौन सी रेस में थर्ड पोजीशन ली है, वो कहाँ पे हुई रेस? जी, ये हुई थी सरबनियास में, ठीक है। इसमें मैंने 2.5 किलोमीटर था, इसमें मेरी 3rd पोजीशन आई थी। जबरदस्त। जी, इसके अलावा मैंने जो है ये गो ट्रेल रन की है, ठीक है। इसके अलावा ट्रेल रन की है मैंने, इसमें 35 किलोमीटर थी, एक 27 किलोमीटर थी। ठीक है, तो आप मुझे बताएं जी। आपके बच्चे कौन कौन सी रेसेस में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, किस तरह के एजाज़ात इनके नाम है? बच्चों के जो है कोई रेस ऐसी नहीं है जो बच्चों ने नहीं की है। जो भी रेस आती है हम लोग लाजमी करते हैं, और ये आप देख सकते हैं, ये पीछे ये सारे जो मेडल्स हैं ये बच्चों के और मेरे, ये सब कुछ है, ये ट्रॉफी है। कल ये मेरे बेटे की जो है 3rd पोजीशन आई थी, माशाल्लाह, ये इसका ये आप देख सकती हैं, इसको ये मिला है। जबरदस्त बाकी जबरदस्त। ये है कि कोई रेस ऐसी नहीं है जो ये लोग नहीं करते, रेस में हर जगह पर अब रेस की बेहतरीन। तो आप मुझे बताएं कि अब जाहिर है ख़वातीन, आपकी फैमिली भी है, आप अपना घर भी मैनेज कर रही हैं, बच्चों को भी कर रही हैं, इसके साथ साथ अपने इस शौक़ को भी परसू करना कितना चैलेंजिंग है और कैसे मैनेज करती हैं आप? चैलेंजिंग इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा। उनकी वजह से मतलब हर चीज़ मेरे लिए बहुत ईज़ी, मतलब घर को भी देखना, और माशाल्लाह से जो मेरे बच्चे हैं, इनकी सपोर्ट बहुत है, माशाल्लाह से मेरी बेटी की सपोर्ट बहुत है, बहुत ज़्यादा। ज़बरदस्त। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज देना चाहें आप नायाब? मतलब आना चाहिए सबको इस रेस में, जितनी भी लेडीज अगर मुझे देख रही हैं तो मैं यही कहूंगी कि आप लोगों को आना चाहिए। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि हम लोगों ने रेस में तो हिस्सा लिया ही है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो किरदार है, सबसे ज्यादा जो हमें सपोर्ट मिली है, वो फारूक अली खान, डेजर्ट किंग वाटर प्रूफ DCR प्रोफाइल के जो ऑनर है, मेरे हस्बैंड के जो बॉस हैं, उनकी काफी सपोर्ट हमें रही है। मतलब उन्होंने मेरे हस्बैंड को फ्रीडम दिया हुआ था कि आप जाएं बच्चों को रेस पे लेके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, हम लोग UAE में हैं तो ये बहुत बड़ी चीज है। बाकी हमें जो है वो नवीद अहमद है, ये चेक सुपर फिक्स ग्रुप के जो ऑनर है, उनकी काफी सपोर्ट है, वो हमारे स्पॉन्सर है, मेरे भी बच्चों के भी। उनका भी सर थैंक यू सो मच, आपका काफी सपोर्ट उनकी भी है। फिर एक चीज और भी है, हम लोगों का पाकिस्तान रोड रनर क्लब है, इसमें भी ये है कि हम लोगों को स्पॉन्सर की जरूरत है, अगर उसमें भी स्पॉन्सर हमें मिले तो बहुत अच्छा हो। बिल्कुल ठीक है। बाकी ये है कि सब कुछ जी। थैंक यू वेरी मच बाकी नायाब, लेडीज को भी आना बहुत चाहिए, बच्चों के साथ सब लोग ज्वाइन करें। मैं तो ये कहती हूँ बहुत अच्छी चीज है, अपनी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है ये। बच्चों के साथ साथ आप लोगों की अपनी सेहत भी सही रहती है, तो ये है कि लाजमी आए। ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच नायाब, बहुत शुक्रिया आपका, एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। नायाब हमारे साथ मौजूद थी जी, और इनकी फैमिली भी रनिंग में है, और ये ख़ुद भी इन्होंने इनका ये जो जर्नी है उस हवाले से हमसे शेयर करी थी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। महंगाई हो, मिलावट शुदा सब्जियां हो, हमारी जो शहरी ज़िंदगी है उसकी मसरूफियात ने आजकल किचन गार्डन को एक शौक़ नहीं बट समहाउ ज़रूरत बना दिया है। बाहर अपने उरूज पर है जी, और यही वो बेहतरीन वक्त है कि जब आप किचन गार्डनिंग का दुरुस्त आगाज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जो गर्मियों की सब्जियाँ हैं उनके लिए इस मरहले पर दुरुस्त मिट्टी की तैयारी हो, बीज लगाने का सही तरीका हो, या पानी का मतवाज़न इस्तेमाल हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। महदूद जगह रखने वाली शहरी घरों में जी रूफ टॉप किचन गार्डन हो फिर एक मौसर हल्स बनकर सामने आया। मगर अब सवाल ये है कि क्या हर बीज, हर मिट्टी और हर मौसम में ये जो हम करते हैं किचन गार्डनिंग, ये कामयाब हो सकता है? इसके लिए साइंसी और मौसमी समझबूझ होना कितनी ज़रूरी है। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किचन गार्डनिंग ट्रेनर हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। वैसे तो हर बीज, हर मौसम के लिए और उसकी सारी चीज़ें, मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमारे देखने वालों के लिए जो किचन गार्डनिंग के आइडिया से इतने वाकिफ़ नहीं है, ये कितना अप्रोप्रिएट वर्क है टू स्टार्ट इट? अच्छा, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा टॉपिक और बड़े राइट टाइम पे हमने ये चूज़ किया है। अच्छा, जब भी हम बीज उगाने की बात करते हैं तो हमें टेम्परेचर की रेंज को एक जहन में रखना होता है। एज ए थंब रूल,
चाहे मौसम सरमा की सब्जियां लगानी हैं या फूल लगाने हैं या मौसम गर्मा की जिस तरह आज हम लगाएंगे, तो टेम्परेचर की रेंज को जहन में रखना है जिसमें आइडियली बीज अच्छा जर्मिनेट होता है। अगर बीज अच्छा है तो 100% उसकी सक्सेसफुली वो ग्रो हो जाएगा। ठीक है। वो है रात का जो टेम्परेचर है या उसको मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं, वो 10 से नीचे ड्रॉप ना हो, जो कि आजकल अगले एक हफ्ते में हमें अवेलेबल हो जाएगा। और जब हम गर्मियों में लगाते हैं तो यही टेम्परेचर मैक्सिमम 26 इज़ आइडियल और 30-32 तक हम लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा जब शदीद गर्मी होती है या शदीद सर्दी होती है तो बीज की जर्मिनेशन इफेक्ट होती है। फिर हम कुछ मेजर्स करके इंडोर ग्रो करके और प्लास्टिक शीट से कवर करके तो इस तरह के अरेंजमेंट करके हम कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम जब घरों में लगाते हैं तो हम ऐसे मेजर्स नहीं करते, ना ही हमारा एक्सपीरियंस होता है। तो इसलिए इस टेम्परेचर को जहन में रखें। ये साल के 2 मौसमों में हमें अवेलेबल होता है, एक आजकल फरवरी के एंड से लेके आगे मार्च और अप्रैल तक, और दूसरा अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक ये हमें मिलता है। बिल्कुल ठीक। तो उस मौसम में सर्दियों की सब्जियां लगती हैं क्योंकि आगे सर्दियां आ रही होती हैं। अभी आगे गर्मियां आ रही हैं तो आजकल बेहतरीन वक्त है मौसम गर्मा की सब्जियां लगाने। और वो सब्जियां कौन कौन सी हैं? अच्छा, वो जितनी बेल वाली सब्जियां हैं जिस तरह कद्दू, करेला, तोरई और खीरा और तर जिसको हम ककड़ी कहते हैं। और वो कड़वी जो थोड़ी सी होती है, ये वो वाली है ना? नहीं, खीरा भी आजकल लग सकता अच्छा, है। लग सकता है। तर होती है जिस तरह ये आप, मैं आपको इसके मैं देखना दिखाता चाहती हूँ हूँ तार, जी, क्योंकि ज़रूर। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। ये तो खीरा है, राइट? ये तार है हाँ, ये वाली, ओके जी। ये है जी तार। इसको ओके। ककड़ी उर्फे आम में बोलते हैं। ककड़ी। थोड़ी सी शेप इसकी टेढ़ी होती है बिल्कुल और ठीक बड़ा अच्छा इसका सैलड बनता है। ये भी ठीक आजकल है। लग सकती है। तो ओके। जितनी बेल वाली सब्जियां हैं जहन में रखें कि ये गर्मियों में लगती हैं। ओके, ओके। सिवाय जो अब लेडी फिंगर है, भिंडी जो के, है, भिंडी अच्छा। तोरी, वो भी आजकल लगती है। वो भी आजकल लगती वो है। भी अच्छा, अब इसके लिए हमें क्या जो एक प्रोसेस है उसको फॉलो करना है कि हम अगर गर्मियों की सब्जियां उगा रहे हैं तो उनकी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी हो, और हम घरों पे कैसे कर सकते हैं, कितनी हमें स्पेस रिक्वायर्ड है, ये ज़रा हमें बता दें। अच्छा, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है मिट्टी। मिट्टी, हाँ ओके। जी। जब हम क्यारी में लगाते हैं ना कोई बीज, कोई पौधा, तो वो एक मिट्टी का समंदर होता है। उसके अंदर कंपनसेशन हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी बेशी, पानी बह के मिक्स अप हो जाता है और वो न्यूट्रिएंट शेयरिंग हो जाती है। ठीक है। जब हम गमले में या ग्रो बैग में हम उगाते हैं सब्जी को, तो मिट्टी जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छी पैदावार होगी। ठीक है। और अच्छी मिट्टी के लिए 3 खसूसियात होनी चाहिए। एक तो ये सॉफ्ट हो, दूसरा वेल ड्रेनिंग हो। वेल ड्रेनिंग का मतलब है कि जब पानी दें तो नीचे एंड तक जाए, क्योंकि जड़ें नीचे होती हैं, तो नीचे तक पानी, गमलों में चूंकि ऊपर से पानी दिया जाता है तो पानी नीचे तक हो जाए और वेल ड्रेनिंग हो। और तीसरा उसके अंदर रिच हो, यानी कि उसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स हों कि बीज जब ग्रो करे उसके बाद वो परवान चढ़े और हमें फल मिल जाए। ठीक है। अब इस मिट्टी के लिए वेरी सिंपल, आप किसी भी लोकल नर्सरी पे जाएं, उन्हें बताइए कि हमें रेतली मिट्टी देते हैं, जिसको उर्फे आम में भल कहते हैं या बालू मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। 50% आपने वो हिस्सा ले लिया और 50% उसके अंदर आपने ऑर्गेनिक मैटर डालना है। ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर में जो मेनली चीज़ हमें अवेलेबल होती है पत्तों की खाद है। पत्ते जब गिरते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, दबा देते हैं, कोई 5-6 महीने का ये प्रोसेस है, या केमिकल डाल के भी कुछ आजकल कर रहे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा हमें अवेलेबल नहीं होता। अब उसका एक ऑल्टरनेट है बहुत अच्छा, उसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। ये आपके सामने पड़ी हुई है, ये आप नाजरीन को दिखाते हैं। प्लीज ये कैमरा जी जूम करके दिखाएं इसमें। इसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। अच्छा, ये बेसिकली गोबर होता है, ठीक है, जो हमारा कौ डंग होता है। ये रेड विंगलर नाम के एक अर्थवर्म्स होते हैं। एक वो अर्थवर्म्स हैं केंचुए जो ज़मीन में हमें अपने लॉन्स में मिलते हैं, ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ये गोबर खाते हैं। जब ये खा के उठा के दिखा दें जी, अपने अंदर से जब निकाल देते हैं तो ये नेचुरली डिकम्पोज फास्टेस्ट तरीका है। ठीक है। और ये ठंडी खाद हो जाती है। अब यूँ समझ लें सादा ज़बान में कि गोबर गर्म खाद होती है जो कि पौधों के लिए ज़्यादा डालना नुकसानदेह है। ठीक है। और ये ठंडी हो जाती है। ठीक है। और 50% आपने इसके अंदर ये डाल देनी है। रेतली मिट्टी 50% और रेतली बाकी जो है 50% ये वर्मी कंपोस्ट डाल दें या पत्तों की खाद डाल दें। ठीक है। जब आप ये डाल देंगे तो ये आपकी जो मिट्टी है बेहतरीन तैयार हो जाती है। 80% आपका काम हो गया। अगला काम है जी, आपने बीज लगाना है। मौसम मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर की रेंज को जहन में रखें कि ये मौसम याद रखें। टेम्परेचर सही होगा, उसके बाद हमने बीज को लगाना है। बीज लगाना जो है ना सबसे आसान है, बचपन से स्कूलों में भी लगाते हैं, तो हम सीखते हैं। ये करेला है। ओके, करेले के बीज हैं। ठीक है। और इसको हम निकालेंगे। इसको फुल स्क्रीन दिखा दें जी। जी बिल्कुल। हाँ जी, ऐसे। ये करेले के बीज हैं
इसी तरह हमारे पास जो ज़्यादातर घरों में लगाया जाता है, लौकी है या कद्दू है, ठीक अगर है। आप इसको जूम कर सकें। बिल्कुल ठीक है। है ओके, जी। अब हम ओके। इसमें करेले और बिगनर्स के लिए मैं आपको बताऊं, अब इसके ऊपर पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि जी इसको डायरेक्ट सोइंग होनी है, इसको सनलाइट है कि नहीं, कितनी होनी है, उसके बाद इसका टेम्परेचर की रेंज लिखी हुई है, अच्छा। सीड, उसका सीड टू सीड, प्लांट टू प्लांट कितना डिस्टेंस होना है, ये पूरी गाइडलाइन दी होती ये है। लिखा हुआ है, बिल्कुल जी, लिखा हुआ है इसके इसके ऊपर लिखा ऊपर। होता है। ठीक है, ओके, अब हमने एक करेले के बीज ले लिए। अच्छा ओके, इसको जरा पहले कैमरे में दिखा दें। जी। और अच्छा, ये करेले के बीज ये हैं। करेले के बीज। ओके, ठीक है जी। ओके, अब एक बीज से एक बेल बनेगी अच्छा, और उस बेल के ऊपर दर्जनों में करेले लग लगेंगे। जाएंगे। दैट मीन्स कि अगर आपके घर में ये 2 बीज आपको मिल जाएं और आपने लगा लिए, तो आपकी जो छोटी 4-5 अफराद की फैमिली है उसके लिए काफ़ी है। तो इसमें ये नॉर्मली 10 सीड्स का पैक आपको मार्केट से मिल जाता है। तो और अगर आप 10 लगाना चाहते हैं तो आप बात करते हैं कि किस साइज़ का गमला। हाँ। और ये किस- ग्रो बैग है ना? ओके, हाँ, ग्रो बैग है। इससे पहले कि हम इसको लगाएं, हाँ, मैं आपको ये बता दूं, देखिए घर में जब हम किचन गार्डनिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें चैलेंज ये आता है कि हम गमले भारी भारी उठा के फिर गाड़ी में रख के लेकर आएँ, तो मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल अब उसका ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है, ठीक है। इसको कहते हैं ग्रो बैग। अब देखें, इसका कोई वजन वज़न एज नहीं सच है ही नहीं, 100-150 ग्राम इसका वजन होता है। ठीक है। और इसको जब हम खोलते हैं, ये आप पकड़ तो के ये अच्छे देखिए। खासे गमले जी। का साइज बन जाता है। हाँ। ये देखें जी, और ये हार्ड भी है और सॉफ्ट भी है एट द सेम टाइम, कि इसमें अगर आप रखना चाहते हैं मट्टी और आप इसमें कुछ ग्रो करना चाहते हैं तो वेरी इसमें इंटरेस्टिंग। डायरेक्टली मिट्टी डालते हैं, इसके नीचे से होल्स की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल ठीक है। और ज़्यादा सेफ करने के लिए, ताकि आपकी फर्श के ऊपर स्टेन ना पड़े और सीपेज ना हाँ। असर करे, तो तो आप उसके ये लिए आप प्लास्टिक देखें, की ये प्लास्टिक की ट्रे साथ ये मिल आप जाती है, आप इसके ऊपर आप इसको रखें ठीक और है। आराम से रख दें। ओके, अच्छा, इसको फेल्ट फैब्रिक बोलते हैं, फेल्ट फैब्रिक, नॉन वोवन ये फैब्रिक है। ठीक है। और इसकी जो लाइफ है वो 8 से 10 साल होती है। 8 से 10 साल होती है। ना इसको ठोकर लगने से ये टूटता है, ना हवा से गिर भी जाए तो टूटता नहीं। तो एज कंपेयर टू नॉर्मल जो हमारे पॉट्स होते हाँ। हैं, ये ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट है। और इसका साइज ये भी पड़ा हाँ हुआ है जी। आगे, प्लीज ये भी ये एक बड़ा दिखाएगा। साइज है। बड़ा साइज है। इसमें अगर आप बड़ी अमाउंट में लगाना चाहते हैं कोई सीड्स जी। वगैरह, तो आप उसको वो कर सकते हैं, राइट? अच्छा, वो बड़ा है, उसको फाइनल जगह पे रख के उसके अंदर मिट्टी डालें, क्योंकि इतनी मिट्टी आ जाती है कि उसको बाद में मूव करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी। इसके चूंकि हैंडल्स होते हैं, आप इसको इजीली धूप साया जो भी आपने केटर फॉर करना है, तो आप इसको हैंडल कर सकते बिल्कुल हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो अरेंजमेंट है, जो कन्वेंशनल हमारा, वो मिट्टी के गमले हैं। बिल्कुल ठीक है। उसकी स्किन भी, उसकी जो दीवारें होती हैं वो ब्रीदेबल कंसिडर होती हैं, ये भी ब्रीदेबल कंसिडर होती हैं, ये उससे ज़्यादा ब्रीदेबल है। ओके। ओवर वाटरिंग इसमें नहीं होती, बिल्कुल तो ये आइडियल है आजकल। अच्छा, बहुत सारे लोग अगर इसको पॉट्स में भी मैंने रखे हुए देखा है कि इसी बैग को वो जी। पॉट्स के अंदर भी रखते हैं। अगर आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो इसमें लगा के आप किसी भी अच्छे खूबसूरत पॉट के अंदर इसको Exactly, बिल्कुल रख yeah, सकते हैं। okay, ठीक है। बीज लगाने की तरफ आते हैं। बीज लगाएंगे हम करेले के। करेले के। अच्छा जी, ये करेले के बीज हैं। अब ये काम मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बच्चों से करवाएं। बच्चों से करवाएं। बच्चे जब करते हैं ना, उसके बाद वो दूसरे तीसरे दिन आगे देखना शुरू करते हैं हाँ। कि जी उगा कि नहीं और फिर उगा। वो पानी देना, ये हाँ सारी जी। चीजें करना। तो बच्चे इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं नेचर के साथ। बिल्कुल ठीक है। ओके, सिंपली इस बीज को आपने आधा इंच नीचे मिट्टी के अंदर लगा देना है। आधा इंच। ये 10 भी 11 इंच का ग्रो बैग है। इसके हम अंदर 2 बीज लगाएंगे टोटल। है, अच्छा। टोटल 2 बीज। ये एक ये रख दिया हमने और ये रख दिया। इसको ये आधा इंच हमने नीचे दबा दिया, ऊपर से हमने मिट्टी से कवर कर दिया। ठीक है। दैट्स ऑल। और अब इसको कितना टाइम लगेगा? ओके, अब ये जो पॉट साइज है ग्रो बैग का, ये इसका 11 इंच इसका डायमीटर है और 10 इंच इसकी डेप्थ है। ठीक दैट है। मीन्स कि इतनी मिट्टी इसके अंदर है कि ये 2 पौधे आराम से कंफर्टेबली उग सकते हैं। ठीक है। ये जो आपके हाथ में था, ये 12 इंच है। ओके, इसकी बड़ा 12 है इंच इससे। 12 बाई 12 है। ठीक है। ठीक है। और ये 16 इंच का जो गमला होता है कन्वेंशनल पॉट मिट्टी का, उतनी मिट्टी इसके अंदर आ जाती है। ओके। और फिर इसकी सिलेंड्रिकल शेप होने की वजह से गिरता भी नहीं है। नॉर्मल पॉट्स होते हैं वो नीचे से बारीक होते हैं, हाँ, ठोकर लगने गिर से गिर जाते हैं, तो ये गिरते भी नहीं है। ओके, ये लगा दिया। उसके बाद आपने इसको लगा देना है जी पानी। ओके। अच्छा, पानी लगाने से पहले एक और टिप, यही वाला बीज हाँ। अगर हमने इसी तरह खुश्क लगाया है, हाँ। तो ये 7 से 12 दिन लेगा उगने में। ओके। क्योंकि अभी इसकी स्किन जो है, पानी लगाएंगे तो वो नरम होगी,
वो सेंसर होते हैं इसके अंदर, वो सेंस करेगी कि अब मौसम बाहर का टेम्परेचर ठीक है तो ये निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी बीज को आप ओवरनाइट या 3-4 घंटे पानी में सोक करके रख दें किसी अच्छा, प्याली में, ओके। और उसके बाद निकाल के थोड़ा सा खुश्क होने दें और फिर लगाएं, तो जर्मिनेशन जो है वो 3 से 4 दिन में हो जाती है। वाह, प्रो टिप है ये कि Pro अगर tip। आपको जल्दी चाहिए तो जी। आप इसको 2-3 पानी के अंदर सोक करके 2-3 घंटे के लिए या एक ओवरनाइट करके आप लगा सकते हैं। जी, बिल्कुल। वो 3-4 दिन में होगा, अदरवाइज 11-12 दिन जी, लगेंगे। एक और टिप और बहुत ज़रूरी है। अभी ये मिट्टी आप देख रहे हैं कि ये नम है, ये नम है मिट्टी, यानी कि नमी जिसको कहते हैं या मॉइस्चर कह लें, बिल्कुल ठीक तो है। ये पहले से होना चाहिए। वो ऐसे हो सकती है कि आपने ग्रो बैग में मिट्टी डाली, उसको एक दिन पहले पानी से भर दिया, ठीक है। फिर पानी जब खुश्क होता है उसको गोडी करें और नम मिट्टी में ये बीज लगाएं। ओके। और उसके बाद पानी लगाना ज़रूरी है ताकि बीच में कोई मिट्टी और बीज के बीच में दरमियान में कोई एयर पॉकेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और बीज को पता चल जाए कि अब मुझे पानी भी पानी मिल अवेलेबल हो रहा गया है है और और मिट्टी भी मिल गई है, और बस दैट्स ये ऑल। है। अच्छा, इन बैग्स में पानी भी लीक नहीं होता? पानी ये वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है, ओके। यही इसकी अच्छी चीज़ है। ओके। पानी ऐसा लीक नहीं होता। तो आपने जब इसको फर्स्ट टाइम बीज लगाना है तो अच्छी तरह से भर देना है, एक ठीक दफ़ा है। थॉरो वाटरिंग कहते हैं, ठीक है। ताकि आपकी जितनी ग्रो बैग के अंदर मिट्टी है वो एक दफ़ा गीली हो गीली हो जाए। जाए। उसके बाद आपने पानी तब लगाना है जब ऊपर की 1 इंच की सॉइल खुश्क हो या आपको लगे कि मिट्टी खुश्क हो रही है। ओके। मॉइस्चर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है। अब इसके अंदर इतनी खुराक है कि पौधा आसानी से 6 इंच तक ग्रो कर जाएगा। ओके। जब पौधा 6 इंच तक ग्रो कर जाए हम उसको कहते हैं ग्रोइंग एज पौधे की। ठीक है। दैट मीन्स कि उसने इस मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो कंज्यूम करना शुरू कर दिए, बिल्कुल फिर वो ठीक है। बेल बनेगी, फिर बड़ी होगी। अच्छा, जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं इनको ट्रेलिसिस चाहिए होती हैं, या यूं समझ लें कि सपोर्ट चाहिए। आप इसके साथ कोई स्टिक्स लगा दें, नेट लगा नेट लगा दें। दें। जितना ही अच्छा ट्रेलिस मजबूत इसकी बनेगी उतनी अच्छी इसका यानी आप result। इसको ग्रिल के साथ भी रख सकते हैं और बिल्कुल ग्रिल रख पे भी सकते आप सपोर्ट दे ग्रिल सकते के ऊपर हैं। भी सपोर्ट हाँ। दे सकते हैं। कोशिश करें कि वो बहुत ज़्यादा कोई लोहे की चीज़ ना हो जो गर्म हो और पौधे को ख़राब करे। अगर उसके ऊपर या तो जूट, वुडन हो या जूट हाँ हो। वुडन हो तो आइडियल है, या प्लास्टिक की कोई नेट लगा दें उसके लिए। अच्छा, जब पौधा ग्रो करके उस ग्रोइंग एज में जाता है तो फिर इसको न्यूट्रिएंट्स आपने 15 से 20 दिन के बाद कोई मल्टी न्यूट्रिएंट खाद जिसके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, ये इजीली मार्केट से अवेलेबल होती हैं। 15-20 दिन के बाद 2 से 3 चम्मच इसके अंदर डालें और पानी देते रहें और आपकी पूरी गर्मियाँ ये बेल चलती रहे। क्या बात है, जबरदस्त। आपको हमने बैठे बैठे पूरा प्रोसेस किचन गार्डनिंग का जी। बता दिया और ये हमने करेले भी उगा लिए हैं। और दूसरा काम ये करना है आपने कि कोई भी इस तरह से चॉपस्टिक लेके ठीक तो है। इसको हाँ, कि आपको उसकी लगा। याद दहानी रहे कि कि आपने ये क्या बीज कर। वो इस तरह होता है कि आपने 4, 5, 6 सब्जियां लगाई हैं तो आपको पता हो किस ग्रो बैग में क्या लगाया है और आप इसके पीछे डेट भी लिख सकते हैं। मैं ये एक्सपेरिमेंट जरूर जी। करूंगी। मैं अपने लिए करूंगी बिकॉज मैं इतना वेजिटेबल्स नहीं खाती। मैं लेके जाऊंगी, मेरी टीम पूछे कौन से, मैं खीरा उगाऊंगी फॉर सैलेड। ये मैंने आज ट्राई करना है और मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि मैं इस तरह से कुछ करूं। बट आई बिलीव जावेद साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी हेल्दी चीज़ है और लोगों को बचाऊंगी। इन द एंड आप किचन गार्डनिंग के हवाले से कुछ भी कहना चाहें? एक और ज़रूरी चीज़ जो मौसम गर्मा की सब्जियों को लगाने के लिए वो ये कि ये जितनी सब्जियां मैंने आपको बताई हैं, करेला, कद्दू, लौकी, तोरी, इनकी डायरेक्ट सोइंग होती है। इसकी पहले पनीरी बना के वक्त ज़ाया ना करें, ठीक है। क्योंकि जब पनीरी बनाते हैं तो फिर उस पौधे को बाहर निकाल के दोबारा से आप लगाते हैं तो वो एक शौक आता है उसको, फिर दोबारा से रीग्रो करता है। ठीक है। तो इनको डायरेक्ट ही सो करें, जो डेस्टिनेशन होती है इसकी, जो असल पॉट है जिसमें आपने ग्रो करना है उसी में करें, छोटे कप्स में या सीडलिंग ट्रेज में उगा के फिर आगे शिफ्ट करना। आप डायरेक्ट इसको तो कर सकते हैं। कमर्शियली वो करते हैं लोग ताकि टाइम बच जाए टनल्स बना के, लेकिन हम घर में कर रहे हैं तो डायरेक्ट सो करें इसके ऊपर। वेरी गुड। और घर की सब्जी यही असल हेल्दी सब्जी होती है। आई सो अग्री विद दैट। यू नेवर नो कि बाहर से आप जो सब्जी अब तक खाते आ रहे हैं उसकी क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। बट थैंक यू वेरी मच जावेद साहब। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, जो फार्म में सब्जी उगी है ना उसमें 3-4 फैक्टर्स हैं जो जहन में रखें तो हम ये ज़रूर काम करेंगे। और वो है गंदा पानी, जो कि हमारे हर शहर के आउटस्कर्ट्स में होता है और उसी में सब्जी उगती है ज़्यादातर। ठीक है, हम चूंकि आंखों से नहीं देखते तो हम खा जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ केमिकल का इस्तेमाल, केमिकल खादों का इस्तेमाल, वो नेचुरली हमें सबको पता है कि वो अच्छा नहीं है। जब हम घर में ग्रो कर रहे हैं तो हम सारा इसको ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे। ठीक है। तीसरी चीज़ स्प्रे, जो बहुत डेंजरस है।
जो पॉइजन स्प्रे करते हैं पेस्ट को मारने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, वो हम घर में नहीं करते। घर में करना चाहें तो नीम ऑयल के अलावा कोई आपने पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करना, ठीक है, क्योंकि जहर जब आप पौधे पे डालेंगे तो जहर का कुछ हिस्सा आपके हिस्से में ज़रूर आएगा। और ये सोच के ही आप किचन गार्डनिंग और शुरू कर चौथी दें। चीज़ बहुत ज़रूरी वो ये है कि फार्म से लेके आपके किचन तक जो सब्जी आती है वो अनहाइजीनिक प्रोसेस से आती है। एब्सोल्युटली। उसकी पैकिंग, उसकी वॉशिंग, उसको ट्रांसपोर्टेशन। आप देखें जो हमारी मोहल्ले की दुकान होती है उसके ऊपर वो सब्जी पड़ी है तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो पानी जो बाल्टी से फेंक रहे होते हैं वो भी कोई इतना अच्छा साफ़ सुथरा नहीं बिल्कुल होता। ऐसे है। हम आते हैं उसको कितना हम उसको साफ़ कर लेंगे। तो सब्ज़ी वही हेल्दी है जो आप अपने हाथ से उगाएं, नेचर के साथ कनेक्ट हों, आपका डिप्रेशन भी ख़त्म होगा, आपका वक्त भी अच्छा गुजरेगा। वक्त भी अच्छा गुजरेगा, सबसे इम्पोर्टेंट जी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत Welcome. शुक्रिया। जावेद इकबाल साहब किचन गार्डनिंग ट्रेनर हमारे साथ मौजूद थे। आज हमने इस जो पॉट है इसके अंदर हमने ग्रो बैग के अंदर इनफैक्ट करेलों का बीज डाला है और ये इसके लिए इनके मुताबिक 10 से 12 दिन लगेंगे और ये इसकी बेल निकलना शुरू हो जाएगी। और ये गर्मियों की सब्जियां, बड़ी अच्छी टिप्स दी हैं जावेद साहब ने। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज के डिजिटल दौर में जहां शॉर्ट वीडियोस हो, फौरी शोहरत जो है उसमें कामयाबी का मयार बन चुका है, वहां पर सीरियस और कुछ पर्पसफुल स्टोरी टेलिंग एक चैलेंज बनता जा रहा है। ज़्यादातर जो यंग फिल्म मेकर्स हैं उन ट्रेंड्स के पीछे दौड़े हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो कल्चर और जो समाजी रियलिटीज़ हैं, सोशल रियलिटीज़ हैं, उनको प्रिजर्व करने का बेड़ा उठा रहे हैं। ऐसे ही एक नौजवान से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है जी एम एस शाहिद, जो कि फाइनल ईयर के फिल्म एंड टीवी के तालिब इल्म होने के बावजूद जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें वाज़ेह और मजबूत पहचान बना चुके हैं। गुज़िश्ता 2 बरसों में जी अहमद ने अपनी रवायती दस्तकारी हो, कारीगरों की ज़िंदगी हो, पाकिस्तान का कल्चर हो, उसकी शनाख्त हो, उसको कैमरे की आंख से महफूज किया है। सिंध से लेकर थरपारकर तक और अब शुमाली इलाका जात तक उनका काम सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज़ पर मबनी नहीं है बल्कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी अक्कासी करता है। कौमी और नेशनल और इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं, एनजीओज़ हैं, उनके साथ काम करते हुए अहमद ने नई नस्ल के लिए उन फिल्म मेकर्स की रिप्रेजेंटेशन करते हैं जो फिल्म को महज तफरीह नहीं बल्कि असर और तब्दीली का जरिया भी समझते हैं। उनको हम खुशामदीद कहेंगे जी। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अहमद बताएं ना ज़रा अपने काम के हवाले से, कैसे स्टार्ट हुआ, कब हुआ और अब तक कैसा जा रहा है? इट्स बीन लाइक 2 years और जैसे हम लाइक प्रोफेशनली तो 2 साल हो चुके हैं। स्टार्टिंग में ओबियसली जो कहानियों को ऑब्ज़र्व करना, उनको सुनना, समझना, ये तो बचपन से ही था। मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो जो रोटी बास्केट्स होती हैं इस तरह की चीज़ें बनाती थी, क्रोशिया करती थी। तो जब मैं बचपन से देखता था वो एक क्यूरियोसिटी तो थी कि लाइक ये चीज़ कैसे बनती है और ये किस तरह कर रही है। और ओबियसली उस टाइम कैमरा तो नहीं था बट एक क्यूरियोसिटी थी और उसी में जब आप फिर चीज़ों को तलाश करते हो तो फिर आप कुछ ना कुछ बना लेते हो। तो इसी तरह हम लोग तकरीबन 2 साल पहले मंडी बहाउद्दीन में थे। तो ऐसे ही मैं एक गली से गुजर रहा था तो वहाँ पे वो जो चारपाइयाँ होती हैं, अभी तो खैर वो वुडन चारपाइयाँ का जो ट्रेंड है वो बहुत कम हो गया। तो वहाँ पे लेकिन अभी भी काफ़ी लोग हैं जो वुडन चारपाइयाँ यूज़ करते हैं गांव देहात वगैरह में। तो वहाँ पे वो बन रही थी तो मैं खड़ा होकर वो सारा प्रोसेस देख रहा था। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था कैसे वो लकड़ी से उसको तराश रहे हैं, फिर उस पर हाथों से कलर कर रहे हैं, फिर उसके बाद उस पर पेंटिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो हमने मोबाइल से ही उसको सारा वो रिकॉर्ड किया और उसको डाला और उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। एंड आई वाज लाइक कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग काम है और ओबियसली लोग भी इसको पसंद कर रहे हैं। तो बस इसी तरीके से फिर हमने उसको प्रोफेशनली स्टार्ट कर लिया सारा। बिल्कुल ठीक है। तो अभी आपने क्या किस किस टॉपिक्स के ऊपर, जैसे आपने कहा कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन थी, आप इस तरह की कल्चरल या हेरिटेज वाली चीज़ें उनको फोकस रखे थे, आपके प्रोजेक्ट्स में क्या कैसी चीज़ें रही हैं? डॉक्यूमेंट्रीज या शॉर्ट फिल्म्स भी आपने बनाई हैं, तो इसके अलावा क्या फोकस रहा है आपका? फोकस ओबियसली यही रहा है कि लाइक हम अपने जो कल्चर एक्सपेक्ट से चीज़ें होती हैं, जो हमारी सकाफ़त है, उसको बहुत ही मॉडर्न और यूनिक तरीके से हम उसको दिखाएं। और एक जो ओबियसली हमारे जो यूथ के साथ हमारा एक ब्रिज गैप है हम उसको ख़त्म करें और वो विजुअल स्टोरीज़ के थ्रू ही ख़त्म हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ज़ाहिर है अब हम बात भी कर रहे हैं, बड़ा इम्पैक्ट होता है इस तरह की मूवीज़ का, डॉक्यूमेंट्रीज़ का, बट एट द सेम टाइम
हम शायद हमारी जनरेशन बड़े शॉर्ट हमारा जो अटेंशन स्पैम है या हमें बहुत क्विक चीज़ें चाहिए होती हैं, इस तरह की चीज़ें विद मॉडर्न वर्ल्ड कहीं ना कहीं ख़त्म तो नहीं, मैं कहूँगी कम हो रही हैं। आप जैसे यंगस्टर्स काम कर रहे हैं, कितना इम्पॉर्टेंट है अपनी इस आर्टिस्टिक अप्रोच को रखना व्हेन इट कम्स टू फिल्म मेकिंग एंड एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम आपने उसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी दिखाना है। आप उसको मैं जब भी किसी चीज़ को रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरे माइंड में ये होता है कि अगर मैं इसको दिखा रहा हूँ तो जिसको भी मैं दिखा रहा हूँ क्या वो इससे रिलेट कर पा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें हैं, हमारे कल्चर एक्सपेक्ट से जो स्टोरीज आती हैं कहीं ना कहीं लोग उनसे रिलेट करते हैं, ठीक है। तो जब कोई इंसान किसी स्टोरी से रिलेट करता है तो वो खुद ब खुद उसमें इंटरेस्ट लेता है, तो इसी तरीके से फिर वो लोग इसको देखना चाहते हैं और पसंद करते हैं। अच्छा, तो अभी तक आपने किन किन इलाकों में जाकर इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, कौन कौन सी बन चुकी हैं और क्या पाइपलाइन में है आपका? पाइपलाइन में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमने थरपारकर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। वहाँ के लोग हैं वो किस तरह रहते हैं, किस तरह अपनी लाइफ गुजारते हैं, और हमारे माइंड में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं कि वहाँ पे पानी नहीं आता, ये नहीं आता, लेकिन हम लोग बहुत यूनिक तरीके से जो वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें हैं वो दिखाते हैं। इसके अलावा हमने और भी काफ़ी इलाकों में, जिस तरह नॉर्दर्न वाली साइड में कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस तरह के इलाकों में जाके वहाँ के लोगों को दिखाया कि वो अपनी कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या क्या खाते हैं, किस तरह रहते हैं। इस तरह डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो हमने रिसेंटली किए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अभी कितनी डॉक्यूमेंट्रीज आप बना चुके हैं अब तक? हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज तो काफ़ी ज़्यादा बना चुके हैं। हमारा मेन फोकस होता है शॉर्ट कंटेंट के ऊपर। अच्छा, शॉर्ट, जिसको बेसिकली हम लोग मॉडर्न लैंग्वेज में वर्टिकल डॉक्यूमेंट्रीज कहते हैं, क्योंकि लोगों का टाइम स्पेंड, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा, बहुत कम है और इट्स लाइक वेरी टफ कि कोई 9-10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बैठ के देखे। तो अगर 1 मिनट की 1.5 मिनट की वीडियो है और उसी में वो हम स्टार्ट से एंडिंग तक स्टोरी को दिखा सकते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होता है और लोग उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो अभी तक आपका सबसे इंटरेस्टिंग काम जो आपको बहुत लगा? इंटरेस्टिंग काम तो बहुत सारे हैं ओबियसली। जो हमने थरपारकर्स में वीडियोस की, वहाँ पे हमने एक प्रोसेस दिखाया था, आर्ट ऑफ मेकिंग रल्ली, जो सिंध के लोग सिंध के लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था और वहाँ पे लाइक किस तरह घर में बहुत सारी औरतें इकट्ठी होती हैं और फिर वो बैठ के वो सारा बनाती हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था वहाँ पे देखना और उस सारे प्रोसेस को जो है वो डॉक्यूमेंट करना। और कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप बहुत एक्साइटेड है करने के लिए एंड यू आर जस्ट लुकिंग फॉर द राइट टाइम एंड राइट अपॉर्चुनिटी? ओबियसली अभी तक मैं बलूचिस्तान नहीं गया, वैसे तो सारे इलाके पाकिस्तान में देख लिए हैं, तो वहाँ जाना चाहता हूँ। वहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, वहाँ की कल्चर एक्सपेक्ट, वहाँ का क्राफ्ट, तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो बस वही वहाँ पे मज़ा आएगा। इंशाल्लाह आप जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। और ज़ाहिर है यंग फिल्म, एज अ यंग फिल्म मेकर हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप चैलेंजेस फेस करते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी और वैसे इंटरनेशनली आई डोंट नो क्या प्रैक्टिसेस हैं, बट हमारे यहाँ जो यंग लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, अगर फिल्म्स या डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं उसको डिस्प्ले करना, ये सारे चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं। आपको ऐसे कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े? चैलेंज ऐसे जब आप स्टार्ट करते हैं तो मतलब कुछ आपके पास कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं कि अब हम क्या करें, किस तरह करें, और इसी तरह की कन्फ्यूजन मुझे भी थी। बट ये है कि जब आप मतलब जिस चीज़ में आपका पैशन है या जिस स्टोरी में आप आना चाह रहे हो, जिसको आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हो आपके माइंड में, अगर मेरे माइंड में है, मैं देखूं कि अच्छा ये टेबल पड़ा है, ये कैसे बना होगा, तो ऑब्वियसली मैं खुद ही अपने वो रास्ते तलाश करता जाऊँगा, ठीक है, और मेरे लिए वो चीज़ें थोड़ा ईजी होती जाएंगी और मैं उनको रिकॉर्ड करता रहूँगा। तो इसी तरीके से लाइक आपका जिस चीज़ में पैशन है, अगर आप लगे रहे तो कुछ तो आप तलाश कर ही लेते हो। बिल्कुल ठीक है। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से एनीथिंग यू वांट टू से टू द यंग फिल्म मेकर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, कैमरा इज ऑल योर्स। आई एम टू यंग फॉर दिस। मैं खुद बहुत यंग हूँ इसके लिए, खुद अभी सीख रहा हूँ। बट ऑब्वियसली मैंने स्टार्ट में यही कहा कि अगर जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो बनाएं। आप स्टोरी को जब ऑब्जर्व करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट लगता है। अगर आप डिफरेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो प्रोमिनेंट होगा, लोगों तक पहुँचेगा और लोग उसको देखेंगे और आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच, हमें बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो ऐसी कल्चरल साइड्स हैं जो एक्सप्लोर हैं ऑलरेडी, लेकिन उनको प्रिजर्व करना, बहुत सारे ऐसे यंग फिल्म मेकर्स हैं जो ये कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बिकॉज आई बिलीव कि वो जो शॉर्ट कंटेंट है, अब हमारे अटेंशन स्पैम की वजह से ज़्यादा लोग उस पर अट्रैक्ट होते हैं। आई होप आपको आज का हमारा शो अच्छा लगा होगा। फीडबैक आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। मैं आपसे कल फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।